कार्बन इट्स कंपाउंड, और उसमें थोड़ा से हम लोगों ने शुरू कर रखा था और बताया था कि जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स मिल के भी उतने कंपाउंड्स नहीं बना सकते। पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स मिला के उतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितना कि कार्बन का अकेला कंपाउंड बनता है। एक एनसीईआरटी में नंबर दे रखा है, अब वो दे रखा है 3 मिलियंस कंपाउंड, 3 मिलियंस कंपाउंड है कार्बन के। कार्बन हैज 3 मिलियंस कंपाउंड। अभी तो नया नया कंपाउंड और भी बनते जा रहे हैं, डिस्कवर होते जा रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं? कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होने की एक वजह बताया हम लोगों ने, और वो है कैटिनेशन। के कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल, ब्रांच, ओपन, साइक्लिक हर तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, इसीलिए उसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। कितनी बात सुन में आई? आगे चले हम लोग। आगे हम लोगों ने बताया क्या कि जो कार्बन के कंपाउंड है आज की डेट में 10th क्लास में पढ़ रहे हम लोग, 11th में भी है, 12th में भी है, बीएससी में भी है, एमएससी में भी है और पीएचडी में भी है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऐसा हो गया है कि इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इन्वॉल्व हो गया है। जितने भी दवाएं हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो डिस्प्रिन हो, क्रोसिन हो, या और भी छोटी बड़ी जितनी दवाएं हॉस्पिटल में बिकती हैं, ठीक है। जितने भी फाइबर्स हैं, चाहे पॉलिस्टर हो, टेरलिन हो, नायलन हो, पॉलीको, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आज की डेट में हम लोग कुर्ते पैंट पहनते हैं तो कॉटन के कपड़े बहुत कम मिलते हैं, मिक्स मिलते हैं, ठीक है। और उसमें इतने सारे कपड़े मिल रहे हैं अलग अलग टाइप के, मगर ये सारे फाइबर जो बनते हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आर्टिफिशियल फाइबर है ये। जितने भी हमारे डेली डेज में लाइफ में आइटम्स है, जैसे ये हमारा टेबल है, चेयर है, फर्नीचर है, प्लास्टिक के बॉल है, प्लास्टिक के ग्लास है, ये सब जितने भी प्लास्टिक के मटेरियल है सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है कि हमारी ज़िंदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से इस तरह से घिर गई है कि अब हमें इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। पर एक दौर ऐसा गुजरा है कि जिस वक्त लेबोरेटरी में एक भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया नहीं जाता था और ना बनता था। लोग बहुत कोशिश करते थे कि अपना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले, लेकिन उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे कोशिश करके थक गए। ये कब की बात है? ये 1800 सदी से पहले की बात है, क्योंकि 80 जितना भी साइंस की हिस्ट्री हमने बताया ना, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ते हैं। और ये जो हिस्ट्री ऑफ साइंस का जो बल्क में कंसेप्ट आया है वो 1800 ऑनवर्ड चल रहा है। 1800 से पहले भी साइंस था, मगर थोड़े थोड़े कुछ किसी फील्ड में कुछ हो गया तो हो गया, बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन 1800 के बाद से साइंस में काफ़ी कुछ रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ और कंसेप्ट आए हैं और अलग अलग फील्ड में आए हैं। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बता रहा था मैं कि उससे पहले बहुत सारे केमिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाने की कोशिश की, मगर कोई भी सक्सेस नहीं मिला। और उस वक्त एक कंसेप्ट चलने लगा, या एक कंसेप्ट उस वक्त आया, वो था वाइटल थ्योरी। वाइटल थ्योरी क्या मतलब है ये? द ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी. It can be only synthesized by natural method because nature has its special power to synthesize it. यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लेबोरेटरी में बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म पावर चाहिए, और वो पावर नेचर में है, नेचर के पास है, कुदरत के पास है जिसने ये बनाया है।
इस ज़मीन आसमान को जिसने बनाया है। और उसी की वजह से एक चलने लगा कंसेप्ट वाइटल थ्योरी, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन नहीं सकता। और ये बहुत दिन तक रूल किया वाइटल थ्योरी ने। पर क्या है कि ज़िंदगी में या साइंस में इत्तेफाक का बहुत रोल है। ठीक है, ज़िंदगी में और साइंस में इत्तेफाक का बहुत रोल है। इत्तेफाक, इंसिडेंट, इत्तेफाक, कोइंसिडेंस, और भी महज इत्तेफाक। आगे चले, साइंस में जितने भी ज़्यादातर डिस्कवरी देखेंगे, साइंस के डिस्कवरी तो इत्तेफाक से हुआ है। जैसे हम लोग बोलते हैं, अभी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और उसको डिस्कवर किया है एससी और स्टेट ने 1820 में। वो इत्तेफाक से डिस्कवरी हुआ है। पोटेंशियोमीटर, बैटरी पोटेंशियोमीटर जो बैटरी होता जो बना है, इसका डिस्कवर किया है एलिसेंड्रो वोल्टा ने। वोल्टा, वोल्ट होता ना, बैटरी का यूनिट होता 220 वोल्ट, ये जो वोल्ट यूनिट आता है वोल्टा ने डिस्कवर किया है। वो इत्तेफाक से, क्या इत्तेफाक था हम बताएंगे। बहुत सारे साइंस में डिस्कवरी हुए हैं। साइंस में जब हम लोग और पढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम कम ही पढ़े हम लोग, बहुत थोड़े से हमारे साथ पढ़ना हुआ, लेकिन जैसे पढ़ते चलेंगे आगे क्लासेस में तो देखेंगे इत्तेफाक कहाँ कहाँ हुआ। बहुत जगह हुआ है इत्तेफाक। ठीक है, ऐसा ही हुआ इत्तेफाक। एक नाम है उसका, जिसके साथ हुआ है उसका नाम है फ्रेडरिच हुलर। ठीक है ना, नाम लिख रहा हूं मैं, फ्रेडरिच हुलर। हुलर 1828 में ये नाम दे रखा है, ये नाम याद कर लीजिएगा, फ्रेडरिच हुलर। 1828 में क्या हुआ इसके साथ इत्तेफाक कि ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल रिएक्शन करा रहे थे। ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को उस वक्त इस्तेमाल नहीं किया, नेक्स्ट डे इस्तेमाल करने गए। तो जब उन्होंने नेक्स्ट डे इस्तेमाल किया तो क्या देखा कि जो हम बनाए थे वो नहीं है, वो कुछ और है। और वो क्या है, वो पहला प्रोडक्ट हुआ यूरिया, वो था यूरिया। अब मैं थोड़ा सा उसका रिएक्शन बताता हूँ कि फ्रेडरिच होलर ने क्या कर रहे थे और क्या बना था और कैसे वो यूरिया का डिस्कवर किया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ इत्तेफाक से होलर ने किया, वो था यूरिया। और वही यूरिया के बाद से इतने सारे कंपाउंड्स बने हैं, कार्बन कंपाउंड, कि अब तक 3 मिलियन तक कंपाउंड बन चुके हैं। पहले मैं थोड़ा यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ी सी बातें लिखाता हूँ। क्या किया था हुलर ने, मिटा दे इसे। क्या बताया, अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराया। ये हुलर का रिएक्शन था एक्चुअली। वो जो है हुलर जो थे एक इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे थे, रिएक्शन करा के। रिएक्शन था अमोनियम सल्फेट SO4 प्लस पोटेशियम साइनेट। ठीक है ना, साइनेट को रिएक्ट करा के बनाया था ये अमोनियम साइनेट। इसका मैं भी बैलेंस करता हूँ, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है ना, ये 2 मॉलिक्यूल बना था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, इसका नाम था अमोनियम साइनेट। इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। क्या नाम है इसका, अमोनियम सल्फेट। ये है पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम साइनेट। इनको रिएक्शन करा के बनाया अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और ये पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, ये अमोनियम साइनेट ऐसे ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इनऑर्गेनिक।
ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट था और ये उस वक्त बना के इस्तेमाल करते थे, हुलर के टाइम की बात है। लेकिन सपोज एक दफ़ा उन्होंने यूज़ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया, तो क्या देखा कि ये दूसरे दिन जो है ये एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया और इसका जो ये अमोनिया का फॉर्मूला है, सॉरी यूरिया का, नॉट अमोनिया, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये बन गया, ये यूरिया बन गया। यहाँ पे जो साइनेट ग्रुप था ना, ये अमोनिया दो बन के एक अमोनिया इधर लग गया, एक अमोनिया इधर लग गया, और ये कार्बन पे इसका अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से NH3 है, ये इस तरह से NH3 है, और ये यूरिया का फॉर्मूला होता है। कैसे पता चला कि जैसे इसको यूज़ करते थे तो जहाँ पे यूज़ करना था उसे यूज़ किया, देखा कि वो रिएक्शन नहीं हो रहा है जो वो आमतौर पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड में करता था। तो जब फ्रेश बनता था तो इसका इस्तेमाल करते थे, वो रिएक्शन होता था, ठीक होता था। लेकिन उन्होंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड को यूज़ नहीं किया, छोड़ दिया। कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट डे जब यूज़ करने गए तो इस रिएक्शन में जहाँ वो रिएक्शन करा देते वहाँ कराने गए, लेकिन वो हो नहीं रहा था। फिर उसको टेस्ट किया कि आखिर ये क्या बन गया। तो जब उन्होंने टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जानते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, टोलेन टेस्ट, टोलेन रिएजेंट होता है, वो कई सारे रिएजेंट होते हैं। जैसे आजकल हम लोग खून के टेस्ट कराते हैं, खून के टेस्ट कराते हैं, ग्लूकोज टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं, तो क्या होता है खून ले जाता है, फिर वो अलग अलग वो टेस्ट होते हैं, वो अलग अलग केमिकल डाल डाल के टेस्ट करता है और बताता है कि कितना है ग्लूकोज के, शुगर है या नहीं है, डायबिटिक है, क्या प्रॉब्लम है, खून में क्या चीज़ बढ़ा हुआ, क्या चीज़ घटा हुआ। तो उसी तरह से इसका टेस्ट किया गया, तो क्या देखा कि जो यूरिया का टेस्ट आता था वो यूरिया का टेस्ट ये दे रहा है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है यूरिया बन गया। और यहाँ पे उन्होंने बताया यहाँ से कि ये जो बना है, वैसे ये जो प्रोडक्ट था अमोनियम साइनेट था, लेकिन जब इसको छोड़ देते हैं कुछ घंटों तक तो ये दोबारा से रीअरेंजमेंट होकर, रीअरेंजमेंट रिएक्शन करके ये बन जाता है यूरिया। और यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, यूरिया जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया होलर ने सिंथेसाइज किया, वो भी इत्तेफाक से। उसके बाद ये जो वाइटल थ्योरी था, एक था ना वाइटल थ्योरी चल रहा था कि भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस बनाया नहीं जा सकता लेबोरेटरी में। तो उस वक्त जब इन्होंने यूरिया बनाया और जब इसको पब्लिश किया तो फिर दोबारा से कंपाउंड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद फिर नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने बनाए कि अब तक बताते कि 3 मिलियन कंपाउंड, उससे भी ज़्यादा है, 3 मिलियन कंपाउंड से भी ज़्यादा कार्बन के कंपाउंड्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला कंपाउंड ऑर्गेनिक कौन सा बना? यूरिया। याद करेंगे किसने बनाया? होलर ने बनाया। ये दो सवाल यहाँ पे फ्रेडरिच होलर, ये यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। ये लिखना चाहे लिख ले, वरना छोटा सा डिस्क्रिप्शन येलो में एनसीईआरटी के बुक में येलो में एक जगह दे रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मगर ये पूरा इसका रिएक्शन है, ठीक है, नोट कर लिए इसे। उसके बाद मैं मिटाता हूँ, आगे चले। यहाँ पे सवाल समझ में आया कौन सा बनेगा? सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, किसने? मिटा दे इसे। क्या बताया हमारा, आगे देखो मजा आएगा। ये कार्बन कंपाउंड है, शुरुआत में भी मजा, आखिर में तो मजा ही मजा है। और दो सवाल बहुत ध्यान से सुन लो, कार्बन कंपाउंड से दो सवाल तो आना ही है, चाहे जैसे भी आए केमिस्ट्री में, ठीक है। आगे चले हम लोग, तो हमने बताया कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया डिस्कवर हुआ। उसके बाद तो बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स, ठीक है। इतने कंपाउंड्स है कि इनका नाम को याद करना भी एक बड़ा काम है, ठीक है। हमने बताया कार्बन का एक टेंडेंसी होता है कैटिनेशन, कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो मेन कार्बन का कंपाउंड होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। कार्बन के जितने भी कंपाउंड है, जो मेन कंपाउंड है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन।
क्या फॉर्मूला, नाम का मतलब हो गया द कंपाउंड ऑफ compounds of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। कितनी बात सुन में, एक कार्बन मैंने बताया था कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है 6 होता है और ये 2 4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेकंड शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका वैलेंसी है 4, यानी टेट्रा वैलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाएगा ये। कितनी बात में, कार्बन में कितना नंबर ऑफ कार्बन है उसके हिसाब से एक नाम लिखने का तरीका बताया है। अगर कोई कंपाउंड कितना नंबर ऑफ कार्बन रखता है उसके हिसाब से नाम दे रखा, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अगर एक कार्बन होगा कंपाउंड में, अगर एक कार्बन होगा तो इसको बोलेंगे मिथ। 2 कार्बन होगा एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन ब्यूट है, 5 कार्बन है पेंट है, 6 कार्बन है हेक्स है, 7 कार्बन है हेप्ट है, 8 कार्बन ऑक्ट है, 9 कार्बन नॉनेन है, नॉनेन 10 कार्बन डेक है। ये नंबर ऑफ कार्बन अगर कितना है उसके हिसाब से कार्बन का जो नाम होगा वो इस तरह से देंगे, मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। आगे चले, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। अभी हमने बताया है कि कार्बन जो है ना सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तो उसके हिसाब से कार्बन जो है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। कार्बन कार्बन के जो बीच में बॉन्ड होता है उसके हिसाब से क्लासिफाई किए गए, बॉन्ड बिटवीन, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है उसके बेस पे इसे क्लासिफाई किया गया है हाइड्रोकार्बन्स को। यहां पे ले लो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो ना 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किएगा। पहले एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग 2 कैटेगरी में, ओपन है क्लोज्ड है। ओपन को एलिफैटिक बोलते हैं, ये आपके कोर्स में नहीं है, बस ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं,
एलिफेटिक, क्लोज को बोलते हैं साइक्लिक। ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है दो कैटेगरी में क्लास होता है, एक ओपन हाइड्रोकार्बन्स, एक क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओपन को एलिफेटिक भी बोलते हैं, बड़े क्लास में जाएंगे तो देखेंगे। क्लोज को साइक्लिक बोलते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अपने नेचर के हिसाब से, नंबर ऑफ बॉन्ड के हिसाब से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अल्केन भी बोलते हैं, अल्केन ग्रुप यहां लिख देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं अल्केन ग्रुप। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है ये दो ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। अल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अल्केन ग्रुप में क्या है, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये बॉन्ड के बेस पे कर रहे हैं ना हम लोग। यहाँ पे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है अल्कीन, अल्कीन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना डबल बॉन्ड होता है अल्कीन में। और यहाँ पे है अल्काइन, अल्काइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितनी बात समझ में आई? आगे चले। ये थोड़ा हमारे क्लासिफिकेशन दे रखा है, हम इसको बता रहे हैं इसको आगे कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है उसके हिसाब से दो कैटेगरी, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को अल्केन ग्रुप भी बोलते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अनसैचुरेटेड दो तरह के होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो अल्कीन बोलते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अल्काइन बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर जानते किसे कहते हैं? नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। थोड़ा मिटा दे इसे। क्या हुआ निखिल? अल्केन ग्रुप को अब हम लोग देखते हैं अल्केन ग्रुप। अभी हमने चार्ट जो बनाया था अल्केन ग्रुप को देखते हैं। अल्केन ग्रुप, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसका एक जनरल कितना कार्बन होगा कितना हाइड्रोजन होगा एक फॉर्मूला दे रखा, CnH2n+2। ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका कि कितना कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन होगा। तो जितना कार्बन होगा N, वो उसका डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा, डबल से दो ज्यादा हाइड्रोजन होगा। अब जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 1 लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं। तो जब ये 1 लेंगे यहाँ पे तो ये डबल करके दो ज्यादा कर देंगे तो H4 हो जाएगा। ठीक है, 1 लिखते नहीं तो ऐसे लिख दिया। और यहाँ पे कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, तो इसका नाम होगा मिथ। और अल्केन है ना, तो यहाँ से ANEN लेके उसमें जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथेन। EAN ले लिया यहाँ से। तो एक कार्बन बता रहा है, एक कार्बन को मिथ बता रहा है, और ये इसके बीच में कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड है तो ये N लगा दिया तो ये मिथेन हो गया। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ कि जितना भूख है उतना मैंने खाना खा लिया, अब भूख नहीं बचा और मैं ज्यादा भी नहीं खा सकता, सैचुरेट हो गया। यानी कार्बन के 4 बॉन्ड बनना चाहिए और ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन ने बना दिए। ये 4 हाइड्रोजन ने, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बना हुआ है। ये कितनी बात सुन में? तो ये सैचुरेट हो गया, जितना इसको बॉन्ड बनना था उतना बन गया। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन गया। कितनी बात सुन में? अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो C2 हो जाएगा, और इसका डबल से दो ज्यादा, डबल से दो का डबल 4 और उससे दो ज्यादा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6। और इसका नाम क्या होगा? दो कार्बन है तो इथ लिखेंगे, ANE लगा देंगे, इसका नाम होगा इथेन। सार्थक ये बताओ हाइड्रोजन कितना? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लगाओ? 8। कैसे?
जब ये 3 है तो 3 का डबल 6, 6 से 2 ज्यादा 8 हो गया, और इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन होगा तो प्रोप लिख देंगे, 3 कार्बन का एन ही लगा देंगे तो इसका आ जाएगा प्रोपेन। ठीक है, आगे चले, देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आगे जाऊंगा, मेरे पास तो सिलसिलेवार लिखा हुआ है। N4 क्या हो जाएगा इसका H10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। समझ में आ रहा कैसे लिखेंगे? आगे चलो, अगला मैं इसी पे पूछ रहा हूं, बताना। ये थोड़ा बंद कर दिया इसको, हल्का सा बंद कर दिया, हाँ बस। आगे चले हम लोग, ठीक है। अब ले लिया हमने C8, हाइड्रोजन कितना होगा बताओ भाई प्रिंस, हाइड्रोजन कितना होगा इस पे 18। अर्षद बताओ, ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं संचिता? इसका हाइड्रोजन बोल रहे 18 लगा दिया हमने, क्या नाम होगा इसका? वो तो सब ऑक्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट लिखेंगे और एन ही लगा देंगे, ऑक्टेन। कितनी बात समझ आई? नाम समझ में आ गया? किसी भी कंपाउंड को पहले उसमें नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे, उसमें हाइड्रोजन देखेंगे। अगर कार्बन के नंबर से डबल से 2 ज्यादा है तो वो होगा अल्केन ग्रुप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा, और उसका इस तरह से नाम लिख देंगे। मान लो इसका हम लोग लिख रहे हैं, आगे देखो C10H22, क्या नाम होगा इसका? 10 कार्बन है, 10 से 2 ज्यादा, 20 हो गया, 22 हो गया, तो इसका नाम होगा डेक्कन। समझ में आ गया? ये नाम इस तरह से लिखते हैं हम लोग, 10 तक का नाम बहुत है हमारे। आगे चले, ये हमारा अल्केन ग्रुप होगा जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी हम लोग, ये ओपन चेन है। ओपन चेन का क्या मतलब हुआ? जैसे ये 4 कार्बन है तो ये 4 कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है ये? मॉलिक्यूल कैसा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। लेकिन जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे, जरा मिटा दूं मैं ऊपर से, ठीक है ना? आगे चले हम लोग, देखो 4 कार्बन को हम लोगों ने ऐसे लगा दिया, 4 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाकी ये सब हाइड्रोजन लगा दिया, ये सब हाइड्रोजन है ये, ठीक है ना? ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, क्या हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया। तो ये कहलाता मॉलिक्यूलर फार्मूला, C4H10, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है ना? और ये है इसका हाइड्रोजन लगा दो, इस तरह से मैं लगा दे रहा हूं, हाइड्रोजन पूरे कंप्लीट कर दे रहा हूं, ठीक है ना? ये होता है स्ट्रक्चर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर होता ही है। ठीक है, आगे चले हम लोग। इसी तरह से मैं अल्कीन का अल्काइन का बताता हूं, नेम और उसका स्ट्रक्चर थोड़ा मिटा दे इसे। अगला दे रखा ये दूसरा जो कंपाउंड है अनसैचुरेटेड में 2 हैं, अनसैचुरेटेड, अल्काइन, अल्कीन का जो फॉर्मूला है CnH2n, और अल्काइन का CnH2n-2, ठीक है।